जब हम गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक ऐतिहासिक हस्ती, है ना? लेकिन आज हम उन्हें सिर्फ इस तरह नहीं देखेंगे। हम उन्हें एक आइडिया के तौर पर देखेंगे। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस शानदार आइडिया का अंत एक बहुत बड़ी दुखद कीमत और एक उलझन के साथ हुआ। तो सवाल यही है जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। आखिर कैसे कैसे एक अकेला इंसान जिसके पास न कोई सेना थी न कोई हथियार, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और गांधी के उन तरीकों को समझते हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। गांधी के मैदान में आने से पहले सोचिए, भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा था। चिट्ठियां लिखी जा रही थीं, अपीलें हो रही थीं और दूसरी तरफ हिंसक विद्रोह भी हो रहे थे। लेकिन सच ये है कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। देश को कुछ एकदम नए की, एक अलग रास्ते की जरूरत थी। और यही गांधी ने एक कमाल की चीज की। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे शब्दों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगा ये शब्द कमजोर हैं। उन्होंने एक नया शब्द बनाया, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये तो अपनी नैतिक शक्ति, अपने आत्मबल के सहारे सच्चाई पर टिके रहने की लड़ाई थी। बहुत बड़ा फर्क था इसमें। तो इस सत्य बल की पहली बड़ी आजमाइश हुई, और वो भी एक बहुत ही खतरनाक माहौल में। अंग्रेज एक जालिमाना कानून ले आए, रॉलेट एक्ट, और इसी के विरोध में जब लोग शांति से इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, तो जो हुआ उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। कह सकते हैं कि गांधी के सत्याग्रह की ये पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा थी। जलियांवाला बाग की उस भयावह हिंसा के बाद गांधी ने एक चौंकाने वाला काम किया। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, और जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे अपनी हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जितनी बड़ी भूल कहा। ये कोई हार नहीं थी, ये उनकी दूर की सोच थी। वो समझ गए थे कि लोगों को पहले अहिंसा का असली मतलब सिखाना होगा, तभी कोई बड़ा आंदोलन कामयाब हो सकता है। तो तैयारी के उस दौर की बात, अब वक्त आता है उस पल का जब गांधी के इस दर्शन ने, इस सत्याग्रह ने एक ऐसे आंदोलन का रूप लिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। 1930 में गांधी ने अपना निशाना चुना, और वो था नमक। अब सोचिए, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय की जरूरत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब से गरीब। और उस पे लगाया गया टैक्स वो अंग्रेजों के जुल्म का सबसे बड़ा, सबसे सीधा प्रतीक था। एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर सकता था। 241 मील, जरा सोचिए, इतनी लंबी दूरी साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल तय की गई। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक तपस्या थी, एक शारीरिक और मानसिक हिम्मत का ऐसा प्रदर्शन जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। और नतीजा, लगभग 1 लाख लोग। इतने लोगों को नमक कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि ये आंदोलन किस पैमाने पर फैल चुका था और कैसे इसने वाकई ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी। तो आज़ादी मिली, जीत हुई, लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी जुड़ा था। अब कहानी का रुख एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां एक देश 2 टुकड़ों में बट गया। गांधी ने कहा था, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। सिर्फ ये एक लाइन उनका सारा दर्द, उनकी सारी पीड़ा बयां कर देती है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा उनके लिए अपने ही सिद्धांतों की हत्या जैसा था, कुछ ऐसा जिसे वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। एक तरफ था गांधी का सपना, एक साथ एक सेक्युलर भारत का, और दूसरी तरफ थी हकीकत, बंटवारे की। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को भी लगने लगा था कि अगर देश को एक भयानक खाना जंगी, एक सिविल वॉर से बचाना है, तो शायद बंटवारा ही एक मजबूरी बन गया है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसे गांधी ने कभी दिल से नहीं माना। और इस बंटवारे की कीमत, इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी त्रासदी की वो कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 20 लाख तक लोग मारे गए। गांधी के लिए ये सिर्फ एक सियासी हार नहीं थी, ये उनकी अपनी निजी हार थी, उनके अहिंसा के सिद्धांत की हार थी। तो अपनी जीवन के बिल्कुल आखिरी दिनों में गांधी ने वही करने की कोशिश की जो वो हमेशा से करते आए थे, उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जिन्हें रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये उनका आखिरी मिशन था।
दिल्ली में जब दंगे भड़के तो उन्होंने शांति के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका अनशन कामयाब भी हुआ, हिंसा थम गई। लेकिन विडंबना देखिए, उनकी इसी कोशिश को कुछ कट्टरपंथी लोगों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण मान लिया। उन्हें लगा कि गांधी हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। और फिर 30 जनवरी 1948 को उसी शांति और एकता की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक हिंदू राष्ट्रवादी ने उनकी हत्या कर दी क्योंकि उसे लगता था कि गांधी की नीतियां भारत को कमजोर कर रही हैं। कितनी अजीब बात है, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा का रास्ता दिखाया, हिंसा ने ही उसकी जान ले ली। तो फिर गांधी की विरासत को हम समझें कैसे? ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने एक देश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन उसे एक रखने का अपना सबसे बड़ा सपना वो पूरा नहीं कर सका। उनकी विरासत, आप कह सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ है आज़ादी की वो शानदार जीत और दूसरी तरफ है बंटवारे का वो कभी न भरने वाला जख्म। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी जंग जीती जा सकती है, लेकिन वो अपने ही देश को नफरत की आग से नहीं बचा सके। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया को देखिए, जहां समाज, धर्म और सियासत के नाम पर बुरी तरह बंटा हुआ है। ऐसे में क्या गांधी के अहिंसा और बातचीत के तरीके आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।